गुड मॉर्निंग एवरीवन। तेजस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप देख रहे हैं आज मैं चैप्टर फर्स्ट का थर्ड पार्ट लेकर के आ गई हूँ और इससे पहले मैंने चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया है। और यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तो उससे क्या होगा, आपको समझने में और भी आसानी होगी। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरा ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। तो आप अपने हाथ में कॉपी और पेन लेना ना भूलें। चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमें पढ़ना है दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। क्या क्या प्रभाव है दैनिक जीवन में? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? संक्षारण पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? विकृत गंधिता पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए 2 लाइन में लेकर के आई हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ओ मंजिर के मुसाफिर, क्योंकि मंजिर भी आएगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप अपने काम को करने से पहले थको मत। अगर थक भी जाते हो तो पूरी तरह से ऊर्जावान बने रहो और अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी बहुत आसानी से आप क्या कर लो? अचीव कर लो। तो चलिए हम अपने क्लास को क्या करते हैं बेटा? स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहले मैं बता चुकी हूँ कि आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हमें पढ़ना है संक्षारण। संक्षारण होता क्या है, इससे क्या हानियाँ होती हैं और इसको रोकने का हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो संक्षारण क्या है, हम सबसे पहले इसे समझते हैं। तो जब भी कोई धातु नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो क्या होता है? धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। और जो ये नष्ट होने की क्रिया होती है बेटा, वही क्या है? संक्षारण। आप देखे होंगे कि जंगले में, दरवाजे में या फिर साइकिल में या तो लोहे से बनी कोई भी वस्तु, कभी कभी उसमें हमें देखने को क्या मिलता है? जंग मिलता है कि उसमें जंग लग गया है। और ये जो जंग लगा है वही क्या है? संक्षारण है। और ये क्रिया कैसे आई है कि जब आप लंबे वक्त तक अपने साइकिल को खुले वातावरण में रख देते हो या फिर ऐसे जगह पर रख देते हो जहां नमी होता है, उसका यूज नहीं करते हो, उसमें उसका रिपेयरिंग आप नहीं करवाते हो, तो आप देखते हो वो क्या होता है? धीरे धीरे जंग लग जाता है। और जंग लगना क्या होता है बेटा? कि आप अपने सामान्य भाषा में सुने हो कि इस वस्तु में क्या हो गया है? मूर्छा लग गया है। तो यही जो मूर्छा लगने की क्रिया है, यही क्या है? हमारा जंग है। तो यही आपको समझ में आ गया कि संक्षारण क्या है। तो संक्षारण की एक शानदार डिफिनीशन यही है कि जब भी कोई धातु या वस्तु नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? नष्ट होने लगता है। और नष्ट लगने की यही क्रिया है क्या? संक्षारण है। तो मैं आपको एग्जाम्पल में बता दी हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोहा है, लोहे में क्या हो गया है? जंग लग गया है। ये साइकिल है, साइकिल में भी जंग लग गया है। हम देखते हैं जो चांदी का बर्तन होता है उसमें काली परत जम जाती है। कभी कभी आप देखते हो कि जो तांबे का बर्तन होता है उसमें हरे कलर की जंग लग जाती है। तो यही सब क्या है? हमारा संक्षारण है। और हम समझ चुके हैं कि ये किस कारण से लगता है। जब हम उसे खुले जगह पर छोड़ देते हैं या फिर नमी वाले स्थान पर छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है। तो अब हम
अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगले पॉइंट में क्या है, संक्षारण से हानियां। इससे हानि क्या होती है? हानि यही होती है बेटा कि जो हमारी वस्तु होती है, जिस वस्तु में जंग लग गया होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और उसका उपयोग हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, जंग लगी कार, एक कार था, कार को ऐसे ही बारिश के मौसम में छोड़ दिया गया है खुले वातावरण में, तो कुछ वर्ष के बाद क्या हो गया, उसमें जंग लग गया। ये क्या है, जंग लगा पुल। पुल में भी हम देखते हैं यदि उसकी मरम्मत ना की जाए, समय से उसका देखभाल ना किया जाए, तो उसमें भी क्या होता है, जंग लग जाता है। ये जंग लगी रेलिंग है। रेलिंग भी आप देखते हो, कभी कभी बाहर जाते हो तो बाहर कुछ स्थान पर ऐसा होता है कि रेलिंग लगा होता है और उस रेलिंग की भी हम क्या करते हैं, रिपेयरिंग जब नहीं कर पाते हैं तो उसमें भी क्या होता है, जंग लग जाता है। तो इसी प्रकार से ये क्या है, संक्षारण है। और इससे हानि यही है कि वो पदार्थ हमारा बिना काम का हो जाता है या फिर धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है। अगर ये नष्ट हो रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सुरक्षित भी रख सकते हैं। उसका उपाय भी तो हम कुछ कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि आपकी जो मम्मी लोग होती हैं, जब अचार और खटाई बनाती हैं तो उसमें क्या करती हैं कि वो खराब ना हो, लंबे दिनों तक चल पाए, इसके लिए उसमें हल्दी, तेल, मसाला इत्यादि चीज़ें मिला देती हैं कि उसका स्वाद भी अच्छा हो जाए और लंबे वर्ष तक वो खराब भी ना हो, उसका यूज भी हम आसानी से कर लें। तो कुछ इसी तरह से ये भी है। इसका भी यूज हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उस पर पेंट लगा देते हैं। पेंट लगा देते हैं जिसकी वजह से वो क्या होता है, सही दिखता है। उसमें तेल लगा देते हैं। आप देखते हो जो लोहे की नल होती है, नल में कभी कभी जब वो अच्छे से नहीं चलता है तो उसमें मम्मी लोग बोल देती थी कि इसमें थोड़ा सा तेल डाल दो, या फिर जो सिलाई मशीन होती है, हाथ से सिलने वाला, पैर से सिलने वाला, उसमें भी क्या करते हैं लोग, तेल डाल देते हैं, जिससे जो जंग लगने की प्रक्रिया हो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए और जो हमारा वस्तु है, जो भी हमारा मटेरियल है, वो आसानी से काम करने लगे। अब और भी उसमें क्या कर सकते हैं, हम ग्रीस लगा देते हैं, उसमें टिन की परत चढ़ा देते हैं। तो जो ऐसी प्रक्रिया होती है उसे हम क्या करते हैं, संक्षारण होने से उसे हम बचा लेते हैं, उसे हम सुरक्षित रखते हैं। आप देखते हो खिड़की और दरवाजों में अक्सर पेंट किया जाता है। पेंट करने का दो कारण है। पहला कारण क्या है कि वो उसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, वो जंग लगने से बचाया जा रहा है। और दूसरा कारण क्या है, वो देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो गया है, संक्षारण हो गया है। आपको संक्षारण समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा कि विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, जब हम देखते हैं जो खाने वाला पदार्थ होता है उसे लंबे वक्त तक हम वैसे ही छोड़ देते हैं तो उसके स्वाद में क्या होता है, हमें परिवर्तन दिखने लगता है। उसका टेस्ट जो होता है वो खराब हो जाता है, उस पदार्थ से गंध आने लगती है। तो यही जो प्रक्रिया है, यही क्या है, हमारी विकृत गंधिता है। तो यही है, प्रत्येक खाद्य पदार्थ का एक विशेष स्वाद और गंध होता है और यदि उसके स्वाद में या फिर गंध में कोई परिवर्तन आ जाता है तो वही क्या है, हमारी विकृत गंधिता है। और इसका दूसरा डिफिनीशन क्या हो सकता है कि वसा युक्त अथवा तेलीय पदार्थ जो होता है, जो लंबे समय तक रखे रहते हैं और किसी कारण से उसमें ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है और जैसे ही ऑक्सीजन उस पदार्थ में प्रवेश कर जाता है वो क्या हो जाता है, नर्म हो जाता है, बिल्कुल
खराब लगने लगता है, उसके टेस्ट में भी क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। तो यही क्या होता है, विकृत गंधिता। आप सभी ने खाए होंगे चिप्स पापड़, जो पैकेट में आती है, उस पैकेट में जो होता है बहुत कम जो होता है नाइट्रोजन गैस उसमें भरा जाता है, बहुत हल्की गैस होती है। तो इसलिए वो क्या होता है, वो पूरी तरह से बना रहता है, उसका स्वाद बना रहता है और वो अच्छा रहता है खाने में। तो यही हमारा क्या है, विकृत गंधिता है। और विकृत गंधिता को हमारा कोई पदार्थ खराब ना हो, उसको सुरक्षित रखने के लिए उसमें हम क्या क्या मिलाते हैं, आइए हम देखते हैं। इसे हम सुरक्षित रखने के लिए एक ऐसा पदार्थ लेते हैं, उसे पूरी तरह से टाइट बंद कर देते हैं। मान लो कोई ऐसा बॉक्स लें, उसमें हम अपने मटेरियल को रख देते हैं और उसे टाइट बंद कर देते हैं, और उसमें बाहर से जब ऑक्सीजन नहीं प्रवेश कर पाती है तो वो पदार्थ हमारा क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। और भी उसमें हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें मिला दी जाती है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, BHA और BHT, ये क्या होता है, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ होता है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है कि एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको मिला देने से जो पदार्थ हमारा होता है वो सुरक्षित रहता है, वो खराब नहीं होता है। और हम कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम फ्रिज में भी रख करके समान ताप दे करके भी उसे सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक, बहुत लंबे वर्ष तक उसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान जरूर दीजिएगा। आइए अब हम इस पर कुछ प्रश्न करते हैं। आपने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है, पार्ट सेकंड, तो जो बच्चे पार्ट फर्स्ट और सेकंड अच्छे से पढ़े हैं उन्हें पार्ट थर्ड जो है बहुत आसानी से आएगा। तो आप अगर पार्ट फर्स्ट और सेकंड ईमानदारी पूर्वक पढ़े हो तो सारे प्रश्नों का जवाब आप कर लोगे, और जो अपना जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आज। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? क्या भौतिक परिवर्तन जो है ये रासायनिक अभिक्रिया है? तो सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है, फिर उसके आगे हम समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? एक ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें जब हम कोई माध्यम देते हैं तो उसकी अवस्था बदल जाती है, और जैसे ही हम अपने माध्यम को हटा लेते हैं तो वो पहले के जैसा हो जाता है। तो यही क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन। जैसे आप फैन है, फैन में हम क्या किए, लाइट दिए, स्विच ऑन किए, फैन क्या होने लगा, चलने लगा, और जैसे ही हम बंद कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए, तो वैसे ही क्या हो गया, फैन जैसे पहले था वैसे ही रह गया। अब दूसरा आप एग्जाम्पल दे सकते हो, आप बर्फ का टुकड़ा लो और बर्फ के टुकड़े को क्या करते हो, सीधे सीधे खुले वातावरण में जब हम छोड़ देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में, तो कुछ वक्त के बाद हम क्या देखते हैं कि वो जल में परिवर्तित हो गया है, उसका बस क्या हो गया है, अवस्था बदल गया है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो बर्फ होता है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जब चाहो आप उसे बर्फ बना लो, जब चाहो गैस बना दो, और जब मन करे आपका उसे क्या बना दो, द्रव में बना दो। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ ना बने उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब आती है बात रासायनिक परिवर्तन का। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, वे पदार्थ होते हैं जिससे कुछ नया उत्पाद बनता है, जिसमें हमें कुछ नए चीजें दिखती है बनने में, तो वही क्या होता है, हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया।
तो क्या केवल रंग में जो परिवर्तन है वो है रासायनिक अभिक्रिया? नहीं। अभी हम कुछ टाइम पहले पढ़े हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जो रासायनिक परिवर्तन है, उसी से हमारा क्या बनेगा? रासायनिक अभिक्रिया बनेगी। तो रासायनिक परिवर्तन में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि इससे कुछ नया पदार्थ बनता है। तो केवल जहां आ जाएगा वो क्या है? गलत हो जाएगा ऑप्शन। और थर्ड क्या है? अभिकारकों से नए पदार्थों का बनना, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम रिएक्टेंट, कि पदार्थों से जो क्या है, अभिकारकों से नए पदार्थ का बनना ही हमारा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अगला है पदार्थ का पिघलना। पदार्थ का पिघलना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो हमारा फर्स्ट आंसर का सही जवाब होगा सी नंबर। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? सेकंड पढ़ेंगे। और सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड में हम यही देखेंगे कि प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड। वो क्या कहलाता है? क्या उत्पाद कहलाता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है? नहीं। हम पढ़े हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो क्या कहलाता है बेटा? वो तो हमारा कहलाता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। अभिकारक आप देखते हो दो चीज होता है। जो भी हम पदार्थ लेते हैं और उससे जो नया पदार्थ बनता है, जो नया पदार्थ बनता है वो क्या होता है? उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है। और जिन पदार्थों को हम एक साथ मिलाते हैं वो हमारा क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। ये क्या होता है? अभिकारक होता है। तो सेकंड हमारा क्या हो गया? अभिकारक। समझ में आ गया? थर्ड ऑप्शन में दिया है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है या फिर अभिक्रिया की दर घट जाती है। इसे हम सामान्य उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। यदि दो दोस्त हैं, उन दोनों के बीच जो दोस्ती है वो गहरी है और तीसरा कोई व्यक्ति आता है, उन दोनों के बीच झगड़ा लगा करके चला जाता है और उसमें भाग नहीं लेता है, तो जो तीसरा आया है वही हमारा क्या है? वही हमारा है उत्प्रेरक है। समझ में आ गया? तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या फिर क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। यही हमारा क्या है? उत्प्रेरक है। अब अगले प्रश्न पर हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में शामिल है? यहाँ पर रहेगा शामिल नहीं है, प्रश्न में मिस्टेक है। ऊर्जा का अवशोषण। तो आप पढ़े हो रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या लक्षण होते हैं, इसे मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया है। आप पार्ट फर्स्ट को भी एक बार देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट में ये जो होता है ऊर्जा का अवशोषण जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण होता है। ऊर्जा का अवशोषण जो होता है और ऊर्जा का जो होता है उत्सर्जन जो होता है, गैस का निकलना, अवक्षेप बनना, ये सब क्या है? ये रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। जबकि इसमें क्या शामिल नहीं है? बर्फ का पिघलना। जो बर्फ का पिघलना है ये रासायनिक अभिक्रिया में शामिल नहीं है। अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथे प्रश्न में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया विघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? विघटन अभिक्रिया का मतलब ही क्या होता है? अब हम इसमें देख रहे हैं विघटन अभिक्रिया। दो अभिक्रिया होती है, एक संयोजन अभिक्रिया होती है, एक वियोजन अभिक्रिया होती है। तो जो वियोजन अभिक्रिया होती है वही क्या होती है बेटा? उसी को हम बोलते हैं विघटन अभिक्रिया या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? जब कोई
एक यौगिक या एक ऐसा पदार्थ हम लेते हैं जो अलग अलग टुकड़ों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, उसी को क्या हम कहते हैं, विघटन अभिक्रिया, या फिर उसी को हम और क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो पहला वाला कौन सी अभिक्रिया है, फर्स्ट अभिक्रिया जो हमारी है वो कौन सी अभिक्रिया है, इसमें हम देखेंगे जो हमारी फर्स्ट अभिक्रिया है वो रहेगा हमारा कौन सा, वो हमारा अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया है। इसमें दो हम पदार्थ लिए हैं और दो पदार्थों से हमारा एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, तो ऐसा कुछ होगा तो वहाँ क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगी। और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक ऐसा पदार्थ होता है जो कई अलग अलग टुकड़ों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है, वो क्या होता है, विघटन या फिर वियोजन। अब तीसरा क्या है, तीसरा हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देता है, उनके विलयन से विस्थापित कर देता है, और यही हमारा क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया। तो जिंक जो है इसकी अभिक्रियाशीलता अधिक है और अधिक अभिक्रियाशीलता होने की वजह से ये क्या किया है, हाइड्रोजन को इसके स्थान से विस्थापित हो करके खुद इसका जगह ग्रहण कर लिया है। तो क्या बना दिया है, जिंक क्लोराइड। हमसे क्या पूछा है, विघटन अभिक्रिया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो चौथा ऑप्शन दिया है वो क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अभी आपको इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया भी क्या हो जाएगा बेटा, बता दिया जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसमें नेक्स्ट में हमारा पांचवा है। पांचवे में हमसे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है। तो आइए हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है। समझ में आ रहा है, ओके। अगर जहां भी आपको नहीं समझ में आएगा आप नोट करते चलना, और नोट करने के बाद जो भी नहीं समझ में आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। कमेंट बॉक्स में लिख दोगे तो मैं उसे फिर से एक बार आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी हमने पढ़ा है कि संयोजन का मतलब ही क्या होता है, जोड़। इसी को और भी हम बोलते हैं योग अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं मिल करके एक बस नया पदार्थ बनाते हैं, तो यही क्या है, हमारा संयोजन अभिक्रिया है। आइए हम संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। ये क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया है, जुड़ा है, तो क्या बनाया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो यही हमारा क्या है बेटा, यही हमारा है संयोजन अभिक्रिया है। तो हमें पहला ही मिल गया। अब आप सेकंड में देख रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक है, एक से हमारा दो पदार्थ बन गया, तो ये क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया या फिर विघटन अभिक्रिया है। और थर्ड क्या है, थर्ड है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। ये जिंक जो है हाइड्रोजन को हटा दिया है और यहाँ पर के आ करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लिया है, बना लिया है जिंक क्लोराइड। तो ये हमारा क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। और चौथे में आयनों का अदला बदली हुआ है, इसलिए हमारा ये क्या बन गया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से बेटा आपसे प्रश्न पूछ ही लिया जाता है कि कौन सी अभिक्रिया क्या है। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पूरा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें का आप देख रहे हो 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जो इसी टॉपिक पर दिए हैं, और बार बार मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से सब कुछ बताते हुए चल रही हूँ, चारों ऑप्शन, ताकि आप बार बार सुनोगे तो आपका क्या होगा, सभी अभिक्रिया जो होंगी रिवाइज हो जाएंगी। अब इसमें हमसे क्या पूछा है, छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। Which of the following is an example of displacement reaction?
कौन सा विस्थापन अपक्रिया है? अभी को आप पढ़े हो कि विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। उसमें यही बताया गया है कि जो अधिक अपक्रियाशील होगा वो कम अपक्रियाशील धातु को वहां से हटा करके खुद स्थान ग्रहण कर लेगा। यही क्या है? हमारा विस्थापन अपक्रिया है। आप जितने भी एग्जाम दोगे, जिस भी क्लास में जाओगे, ये अपक्रिया आपसे पूछी ही जाएगी हर कीमत पर, इसलिए इसे अच्छे से समझने की कोशिश करो। आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है? जिंक है। जिंक किसके साथ क्रिया किया है? कॉपर सल्फेट के साथ। जब जिंक क्या करता है? कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो जिंक जो है इसकी अपक्रियाशीलता जो है अधिक है और कॉपर की अपक्रियाशीलता क्या है? कम है। तो ये इसको हटा करके यहाँ पर क्या कर दिया है? इसका स्थान ग्रहण कर लिया है और बना क्या दिया है? जिंक सल्फेट बना दिया है और कॉपर को वहां से हटा दिया है। इसे मैं पार्ट सेकंड में जो है बहुत अच्छी तरीके से बताई हूँ, आप उसे जा करके एक बार देख लीजिएगा। वहां पर आपको बताया गया है कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। ऊपर जो होता है अधिक क्रियाशील धातु होता है और बीच में हाइड्रोजन होता है और नीचे क्या होते हैं? कम अवक्रियाशील धातु होते हैं। तो ये जो कॉपर का स्थान है ये हाइड्रोजन से नीचे है और जिंक जो है, जिंक का स्थान कहाँ है? हाइड्रोजन से ऊपर है। तो ऊपर जितने भी होंगे वो अधिक अक्रियाशील धातु होंगे और नीचे जितने होंगे वो कम अक्रियाशील धातु होंगे। इसलिए जो मजबूत है कमजोर को हटा करके उसका स्थान क्या कर लिया है? ग्रहण कर लिया है। तो ये हमारा हो गया विस्थापन अपक्रिया। अब इसमें क्या हुआ है? इसमें ऑक्सीजन हमारा जुड़ रहा है। तो जहां भी ऑक्सीजन जुड़ेगा, जहां ऑक्सीजन ऐड होगा वहां पर हमारा क्या होगा? ऑक्सीकारक अपक्रिया होगा। अब हम अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट में हमारा क्या दिया है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है? तो एक ऐसी अपक्रिया जिसको बनने के बाद हमारा क्या हो? ऊष्मा प्राप्त हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो आइए हम देखते हैं। ये क्या है? मेथेन है। मेथेन का जब हम किसके साथ क्रिया कराते हैं बेटा? ऑक्सीजन गैस के साथ जब क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा निकलती है। तो जहां भी हमारी ऊष्मा निकलेगी वो क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होगी। और ये सब क्या है? हमारी ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम लकड़ी को जलाते हैं, जैसे लकड़ी जलती है वैसे ही क्या होता है? उससे ऊष्मा निकलती है। तो वही हमारा क्या है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट में हमारा दिया है 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में देखो हमसे पूछ ही लिया ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है। तो एक ऐसी अपक्रिया जो बिना ऊष्मा की उपस्थिति में होगी ही नहीं, उसी को हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। जिस अपक्रिया को पूरी कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। तो फर्स्ट तो हमारा क्या दिख रहा है? ये हमारा है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक। सेकंड में ये हमारा क्या है? ये भी हमारी जो अपक्रिया है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। और चौथा जो है, चौथा हमारा है, यही है हमारा ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। जब आयरन को सल्फर के साथ क्रिया कराया गया तो हमारा क्या बन गया? आयरन सल्फेट बन गया और बिना ऊष्मा की उपस्थिति में ये क्रिया नहीं हो पाई है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहेंगे। आप बताओ बेटा, आपका कितना सही हो रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने की कोशिश करें। आज मैं 10 या 11 प्रश्न लेकर के आई हूँ, आप इसमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है? चलिए बेटा इसे देखते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है? मैं आपको बताई हूँ कि एक ऐसी अपक्रिया जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन की कमी होती है या फिर हाइड्रोजन निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण
अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया यही हमारी है कि जिसमें भी ऑक्सीजन जुड़ने वाला कुछ भी दिखेगा आप देख करके आराम से बता दोगे, वही हमारी क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इसमें ही हमारा क्या है, सेकंड में ही ऑक्सीजन दिख रहा है और कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें हमारा क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या हो जाएगा, कार्बन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बना लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लिया है, और यही हमारा क्या है बेटा, यही हमारा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब लास्ट प्रश्न है, लास्ट पर हम आते हैं और देखते हैं लास्ट हमारा क्या प्रश्न में पूछा है। नेक्स्ट है, यही लास्ट होगा। लास्ट में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विघटन अभिक्रिया है। शायद ये प्रश्न एक बार रिपीट हो गया है, इसे फिर भी बता दिया जा रहा है। विघटन अभिक्रिया क्या होती है बेटा, इसका दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया। जब कोई एक पदार्थ या यौगिक कई अलग अलग टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, बट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वही क्या होता है बेटा, वही होता है हमारा विघटन अभिक्रिया होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो इसमें आप देख रहे हो यही हमारा क्या है, CaCO3 किसमें विभाजित हो गया है, कैल्शियम ऑक्साइड में हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड में हो गया है। तो यही हमारा सही हो जाएगा। और इससे पहले आप देख रहे हो यहाँ जो है जल जो है, जल भी क्या हुआ है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, दो में टूट गया है, एक से हमारा दो बन गया है, तो वही हमारा क्या है, विघटन अभिक्रिया है। इसका करेक्ट जवाब होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड होगा, दोनों है। एक लास्ट ऑप्शन आप लिख लीजिएगा ए और बी, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हमारा क्या है, विघटन अभिक्रिया है। आज आपका ये क्लास समाप्त होता है, और समाप्त होने से एक बार पहले मैं आपसे कहूँगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक छोटा सा सहयोग जो होता है बेटा, हमें भी ऊर्जावान बनाता है, हमें भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें भी आप प्रेरित कीजिए, हम भी जिससे वीडियो बनाते रहें, आपके लिए भी हम भी काम करते रहें, और आप भी अपने लिए काम करते रहो। आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने लिए काम करो, तो आपका विकास होगा, आप अच्छे नंबर ला पाओगे। आप देखिएगा जो चैप्टर फर्स्ट है आप इसे पढ़ना ना भूलिए, ज़रूर पढ़िए, 2-4 बार पढ़िए, रिवाइज कीजिए बार बार, क्योंकि यहाँ से आपका क्या होता है बेटा, 8 से 10 नंबर आपको पहले ही चैप्टर से मिल जाता है। ये चैप्टर जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स में भी जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से भी ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी का भी जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से भी अधिकतम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप हर पार्ट का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पहला चैप्टर तीनों का आप जरूर कंप्लीट कीजिए। इसके लिए धन्यवाद।